नमस्कार। उत्तर प्रदेश में खटाखट वोटिंग हो रही है। ये वोटिंग क्या कुछ कह रही है, आज वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक सर से समझेंगे। देखिए, आज आखिरी चरण है। आखिरी चरण के बाद फिर धीरे धीरे एग्जिट पोल आना शुरू हो जाएंगे। तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार आ रही है। लेकिन उन एग्जिट पोल से पहले केपी मलिक सर का फाइनल एग्जिट पोल जानेंगे कि आखिर होने क्या जा रहा है। केपी मलिक सर किसकी सरकार बनवा रहे हैं, सीधे उनसे पूछेंगे। सर, भीषण गर्मी, जबरदस्त वोटिंग, ये बताइए, सातवें चरण में लंका किसकी लगने जा रही है? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें प्रथम चरण से जब चुनाव शुरू हुआ था तो एक परसेप्शन ये बना हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का मोरल बढ़ा ही था, अब की बार 400 पार। और आज भारतीय जनता पार्टी हमें जो है ऐसी जगह खड़ी दिखाई दे रही है जहां वो बचाव की मुद्रा में है और महागठबंधन जो उसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है वो मेन भूमिका में है। अगर आप देखेंगे, हमें शुरू में लगता था कि शायद महागठबंधन कुछ नहीं कर पाएगा और ये कुछ बहुत ज्यादा खास वो नहीं दिखा पाएगा, लेकिन जनता जिस तरह से इस चुनाव को लड़ाई के मैदान में दिलचस्प बना दिया और ले आई खींच के, वो हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आ गई है और अब वो मुझे बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है। अगर अंतिम चरण की बात आप करते हैं तो मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझे दो चुनावी मैदान दिखाई दे रहे हैं जहां पे संग्राम चल रहा है। एक मैदान है खुद प्रधानमंत्री जी, उसके सेनापति हैं, बनारस का मैदान है और उसके आसपास की 4-5 सीटें हैं, 6 सीटें हैं। उन सीटों पे प्रधानमंत्री जी मुझे पिछड़ते नजर आ रहे हैं। दूसरा मैदान जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैदान है मुख्यमंत्री योगी का, गोरखपुर जो चुनावी मैदान है, और वहां के सेनापति खुद मुख्यमंत्री योगी हैं। हालांकि वो भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम दोनों की तुलना करें तो मोदी जी से कहीं आगे हैं योगी जी, और अपने मैदान को काफी हद तक बचाते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, पहली बात तो यह, इस क्षेत्र की 2 सीटें पहले ही भारतीय जनता पार्टी हार गई थी 2019 में, जब भारतीय जनता पार्टी का जादू सिर चढ़ के बोल रहा था। उन परिस्थितियों में आप हार गए थे और 3 से 4 सीटें ऐसी थी जो बहुत कम मार्जिन से आप जीत पाए थे। और आप अगर देखेंगे, इस बार खुद प्रधानमंत्री मोदी की सीट खतरे में है, और मैं मान के ये चलता हूं कि ऐसा अनोखा भी नहीं काम हुआ है कि भाई प्रधानमंत्री या कोई बड़े नेता चुनाव नहीं है, चुनाव हारे हैं, वाजपेयी जी भी हारे हैं, इंदिरा गांधी भी हारी हैं, तो चुनाव भी हार सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी चुनाव जीतेंगे, मार्जिन उनका बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, जो आसपास की सीटें हैं, प्रधानमंत्री जी के असर से भी वो सीट नहीं बच पाएंगी। वो 3-4 सीटें जो आसपास की देखते, चाहे वो चंदौली आप देख लीजिए, वहां पे केंद्रीय मंत्री आपके पांडे जी लड़ रहे हैं, वो बहुत कम मतों से पिछली बार जीते थे, उनकी 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है। और उनके सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह, वो पिछली बार भी बहुत अच्छा लड़े थे, उनका बड़ा अच्छा वहां पे असर है, तो कड़ी टक्कर वहां पे उनको मिल रही है। इसके अलावा जो दूसरे अपना दल से अनुप्रिया पटेल लड़ रही, उनकी 10 साल की एंटी कॉम्बेंसी है, और नया हथियार उन्होंने ठाकुरों को दे दिया। राजा भैया के ऊपर जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की है, उससे कहीं ना कहीं ठाकुर समाज बहुत गुस्से में है और वो किसी भी कीमत पर बदला लेना चाहता है। तो ये नुकसान भारतीय जी, तो इन सीटों पर भयंकर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तीसरी जो महत्वपूर्ण सीट है, अगर आप उसकी बात करते हैं, बलिया की, बलिया पे जिस प्रकार से चंद्रशेखर के बेटे नीरज शेखर चुनाव लड़ रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं लगता था कि समाजवादी पार्टी की दया पे सांसद बने, पहले लोकसभा के सांसद बने, फिर राज्यसभा के सांसद बने, और आज वो भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। तो वहां पे जिस प्रकार से सनातन पांडे को एक जातीय समीकरण का गेम खेलते हुए अखिलेश यादव ने फंसाया है, तो ऐसी गुगली से वो बचते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, वो मुझे सीधे आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसमें कई सारे, मैंने तो लिखा भी है, मजाक में भी इसको कहते हैं कि अब सनातन का विरोध कैसे करेगी भाजपा, तो भाजपा अपने उसमें फंस गई है। तो सनातन वहां बहुत मजबूत स्थिति में है, और इसी से घबराई हुई भाजपा वहां पे ठाकुर बनाम ब्राह्मण कर देना चाहती है, क्योंकि ब्राह्मण परंपरागत वोट भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ठाकुर भी भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत वोट रहा है, लेकिन ठाकुर इस बार नाराज है। और ब्राह्मण अपने समाज के, देखिए ये भी प्रज्ञा आपको पता है कि उस क्षेत्र में जातिवाद बहुत ज्यादा चलता है,
और ब्राह्मण समाज भी अपने जाति के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगा, तो इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा खतरा इस सीट पे दिखाई दे रहा है और ये सीट भाजपा के हाथ से मुझे जाती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का अपना भी जो क्षेत्र है वो बचता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। कड़ा तगड़ा तो मोटे तौर पर 13 सीटें ये जो है 7वें चरण में उत्तर प्रदेश की, कितनी सीटें आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाते हुए, एनडीए के खाते में? मुझे लगता है कि पिछली जो 13 सीटें थी उसमें से 11 प्रज्ञा आपको पता है भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें अगर जीत लेती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत राहत की बात होगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब करने में महत्वपूर्ण रोल मुझे कहीं ना कहीं बसपा भी नजर आ रही है कि वो बसपा जो है, जो बसपा का भी एक लगभग बड़ा चंक जो भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार चला गया था 2019 में, वो वापस बसपा में भी आएगा और अधिकतर गठबंधन के साथ जाएगा। क्योंकि आपको नहीं भूलना चाहिए कि जो संविधान बचाने का मुद्दा वहां चल रहा है वो कहीं ना कहीं हावी है और उस पर पिछड़ा और दलित भयंकर तरीके से वोट कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी ये तमाम चीजें जानती है, इसीलिए वो तमाम दूसरी जातिवाद और ब्राह्मण बनाम ठाकुर और कुछ कुछ तरीके कर रही है, लेकिन वो उसमें मुझे सफल होती नजर नहीं आ रही। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में होगा और ये आखिरी चरण भाजपा के लिए तो बहुत अच्छा नजर मुझे नहीं आता। क्यों सफल नहीं हो पा रही है सर भारतीय जनता पार्टी? देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखेंगे जिस प्रकार से इनके सांसदों ने, चाहे वो आपके लल्लू सिंह हो अयोध्या के, चाहे वो राम हो मेरठ के, इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमें 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है और संविधान बदलने के तमाम मामले आप जानते हैं कि पिछड़ों और दलितों को ये लगता है कि हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमें मजबूत संविधान दिया है और उसी के नाते आज हम जो भी हैं उसी के नाते हैं। अगर वो संविधान में बदलाव होता है तो कहीं ना कहीं हमारे हक छीने जाएंगे, हमारे अधिकार छीनेंगे, हमें ही नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं वो उससे हाथ है, उनको लगता है कि हमें संविधान को अगर बरकरार रखना है और संविधान को बचाना है तो हमें भाजपा को हराना ही होगा। तो भारतीय जनता पार्टी उनका इलाज तो करना चाहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा इंजेक्शन, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो उसका इलाज कर दे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान है। और आपको एक और चीज देखने को मिलेगी इस इलेक्शन में कि जिस प्रकार से आप देखते थे कि मायावती का एक फिक्स वोट था 12 से 14% जाटव समाज का, वो किसी भी कीमत पर मायावती के साथ जाता था, चाहे वो जीते चाहे वो हारे। उसमें से भी बड़ी मात्रा में इस बार गठबंधन के साथ जा रहा है। और हम जैसे लोग जब बात करते कई लोगों से तो उनका कहना ये होता है कि मायावती को या अखिलेश को या उत्तर प्रदेश को हम 2027 में देखेंगे, अभी हमें संविधान बचाना है, इसलिए हम भाजपा को हराने का काम कर रहे हैं। तो ये परिस्थितियां हैं। बाकी जातीय समीकरण के हिसाब से जिस प्रकार से अखिलेश यादव ने इस बार जातीय समीकरण को साधते हुए टिकटों का बंटवारा किया है, वो भी अनुकरणीय है और बहुत अच्छे नतीजे उसके मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं फिर कहूंगा कि हमें नहीं लगता था तीसरे चरण तक के गठबंधन बहुत अच्छा लड़ेगा या गठबंधन की कोई तैयारी है, लेकिन गठबंधन की जो भी तैयारी थी उसको जनता ने जिस प्रकार से आगे बढ़ के किया है उसका फायदा मुझे लग रहा है गठबंधन को मिल रहा है जी। और सर मोदी तो कह रहे हैं कि भूचाल आने वाला है 4 जून के बाद। कौन से भूचाल? देखिए प्रज्ञा, मैंने इस पे भी ट्वीट किया था, एक दिन पहले ही मैंने ट्वीट किया था कि नतीजे इस तरह के आए हैं और हमारे जो गुप्तचर विभाग हैं, गुप्तचर के लोग हैं, हमारे भी सूत्र हैं, उन्होंने भी हमें जाहिर किया था कि भारतीय जनता पार्टी के नतीजे बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने तो 190 के लगभग सीटें भारतीय जनता पार्टी की बताई थी, एनडीए मिला के 220 तक जाते हुए बताया था। तो उससे कहीं ना कहीं मोदी जी को भी ये एहसास है। तो इसलिए मोदी जी पिछले अगर 1 महीने से देखेंगे तो बहुत ही खराब भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री के कद के हिसाब से या बाकी चीजों के हिसाब से आचरण नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की जो गरिमा है उस पद की गरिमा को भी वो नहीं रख रहे हैं। उन्होंने जिस प्रकार से कभी वो धमकी देते हैं, कभी मुस्लिम की बात करते हैं, कभी मछली की बात करते हैं, और अब वो आज जिस प्रकार से रामेश्वरम गए हैं, वहां पे साधना कर रहे हैं, 12 कैमरे लेके गए हैं। तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि आप भी सनातन से हैं, मैं आर्य समाज को फॉलो करता हूँ और हमारे यहाँ जब भी हमें संध्या शाम को करनी होती है तो हम अपने आप को कपड़े से ढक के अंधेरा करके कमरे में आधा घंटा 1 घंटा अपनी साधना करते हैं। तो हम दूर रहना चाहते हैं किसी भी चीजों से, हम वहाँ फोटो थोड़े ही खिंचवाते हैं। अब ये उसको भी बेचना चाह रहे हैं कि आखिरी चरण में शायद इसको देख के कुछ लोग प्रभावित हो जाएं, कुछ वोट बढ़ जाएं। तो आखिरी चरण तक होता है सर? नहीं, देखिए प्रज्ञा, साधना वंदना देखकर देखिए प्रज्ञा कि अभी जिसका जो परसेप्शन बनना था
जिसको जहां जाना था, जिसका जो मूड बनना था, जिसको जो अपना हिसाब किताब लगाना था, वो गुना गणित भाग सब हो चुका है, लोगों का मन बन चुका है। अब आखिरी दौर का चुनाव है, अब कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन अब होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उदास, हताश, निराश इसलिए भी है कि जो उनके महत्वपूर्ण संगठन थे, सहयोगी संगठन थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब ये इनको लग रहा है कि हम अकेले पड़ गए हैं और ये चक्रव्यूह में फंस चुके हैं, तो उस चक्रव्यूह से निकलना इनको मुश्किल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हड़बड़ाहट में जो है, ये हड़बड़ाहट, घबराहट, उसमें ये उल्टे सीधे कदम उठा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप देखेंगे प्रज्ञा, 2 दिन पहले जो टिप्पणी की है और जिस प्रकार प्रधानमंत्री ने कहा है कि मोदी को समझने में भूल मत करो, मैं 7 जन्मों के सबके पाप के घड़े फोड़ दूंगा, 7 पीढ़ियों के। अब 7 पीढ़ी के कौन ऐसी पीढ़ी है जो यहाँ 7वीं पीढ़ी से काम कर रही है? कौन सी ऐसी पीढ़ी है जिसके ये कर्म खोल देंगे? इससे क्या होगा? ये क्या जताना चाह रहे हैं, कि किसी की समझ में नहीं आ रहा। तो इससे लगता है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हताश, उदास है और इसलिए वो इस प्रकार की उल जलूल भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री को लगता है कि वो कुछ बोलते नहीं है। मतलब दुनिया तो सोच रही है कि मंगलसूत्र कहां से आ गया, मटन कहां से आया, प्रधानमंत्री तो बहुत बोलते हैं, कह रहे मेरा मुंह मत खुलवाओ। देखिए प्रज्ञा जी, वो आज जो भी बोल रहे हैं एक प्रधानमंत्री के नाते बोल रहे हैं, वो कोई उनके निजी बयान नहीं है। और वो जो प्रधानमंत्री के बयान है वो खाली देश ही नहीं, विदेशों में भी जाते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आप प्रधानमंत्री पद की कितनी गरिमा रखते हैं। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो इस बारे में क्या सोचते हैं? जो दुनिया में हमें लोग देख रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, वो क्या सोचते हैं? तो कम से कम उनको हिंदुस्तान की साख का जो दुनिया में बनी हुई है, वो खुद भी कहते हैं कि भारत की साख बहुत अच्छी पिछले दिनों में बनी है। तो जो साख बनी, अब आप उसको धूमिल करना चाहते हैं क्या? तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं उसको भी दिमाग में रखना चाहिए कि भारत की साख दुनिया में खराब ना हो, वो साख अच्छी बनी रहे, तो उसको ख्याल में रखते हुए करें। या कोई रणनीति है सर? नहीं, ये इसमें कोई रणनीति मुझे दिखाई नहीं दे रही है और ये कोई ऐसी रणनीति नहीं है कोई इससे कोई बहुत बड़ा एक वर्ग प्रभावित हो जाएगा या कोई बहुत बड़ा वोटर तब्दील हो जाएगा। मुझे लगता है ये हार की हताशा, निराशा है, उसी की वजह से प्रधानमंत्री इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। और आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए प्रज्ञा के, जिस प्रकार से पार्टी के अंदर, पार्टी के बाहर और जो दूसरे इनके सहयोगी, चाहे वो राजनीतिक दल हो एनडीए के, चाहे वो इनके सहयोगी संगठन हो, सब मौन धारण करके जिस प्रकार से 4 तारीख के परिणाम का वेट कर रहे हैं, उससे भी इनको घबराहट नजर आ रही है कि उसके बाद क्या होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उल जलूल भाषण ये दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? इस बात से मैंने आपका अभी एक ट्वीट पढ़ा है, आपने लिखा है कि बाबा ने महामानव का रथ रोक लिया है। महामानव का रथ रोकने की हिम्मत किसकी है सर? ये आपने ऐसा क्यों नहीं, रथ नहीं रोक लिया उन्होंने। आप तो पंडित हैं, सनातन धर्म को जानती हैं, रामचंद्र जी के विषय में जानते हैं, मैं तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा जो सम्राट ने छोड़ा था, वो बाबा ने पकड़ लिया है। अब वो घोड़ा पकड़ के बाबा ने बांध लिया है, तो बाबा के जो सलाहकार हैं उन्होंने कहा इसको बांधने का क्या फायदा, बाबा इसकी सवारी कीजिए। तो बाबा जब सवारी कर रहे हैं तो सवारी लखनऊ से चल के ही दिल्ली पहुंचती है। तो जो अगर सवारी, घोड़े की सवारी पे आप दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में जो सम्राट बैठा है वो घबरा गया है। तो हमने इसलिए लिखा है कि जो बाबा के पास घोड़ा है, कहीं ये वो उस पर सवार होकर दिल्ली ना पहुंच जाएं, इसकी घबराहट दिल्ली को भी है और इसकी जो खनक है वो आरएसएस, बीजेपी और तमाम लोगों में भी है। तो उसके संदर्भ में आज का मेरा ये ट्वीट है जी। सर, एक चीज ये भी है कि ये चुनाव बड़ा रोचक है। रोचक इसलिए भी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ बीजेपी के खिलाफ जनता खड़ी हुई है, रोटी रोजगार और संविधान के नाम पर वोट कर रही है, बम्पर वोटिंग हम देख रहे हैं, गर्मी का भी कोई असर पड़ नहीं रहा वोटरों पर। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी 2 फाड़ में हो गई, एक शाह की बीजेपी और इधर बाबा की बीजेपी, उधर आरएसएस से भी कुछ ठीक बन नहीं रही है। तो ये सब चीजों को अगर हम कैलकुलेट करें केपी मलिक सर, तो बीजेपी के लिए तो बड़ी बुरी स्थिति दिखाई दे रही है। देखिए प्रज्ञा, अगर आप देखें, मैं बार बार ये कहता हूं, आपके चैनल पे भी कहा है कि जब आपका समय अच्छा चल रहा होता है, कई बार ये होता है कि आपसे अगर कुछ गलत भी हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। कई सारी जो नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं, वो आपके पक्ष में आ जाती हैं।
अगर आपका समय अच्छा चल रहा है और आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, तो खामखा की दिक्कत आपको हो जाती है। लेकिन कहीं बाढ़ ना आए, सूखा ना पड़े, सब बढ़िया हो, अच्छी फसलें हो, तो सब बढ़िया चले तो अच्छा रहता है। लेकिन जब आपका समय खराब होता है, तब बाढ़ भी आएंगी, सूखा भी पड़ेगा, उल्टे सीधे काम भी होंगे। तो आप देखिए कि 2014 और 2019 में कोई इस प्रकार की घटना नहीं हुई। जो भी घटनाएं हुई, उन घटनाओं ने इनको सपोर्ट ही किया। चाहे वो कश्मीर की घटना हो, चाहे वो बालाकोट की घटना हो, चाहे कोई भी घटनाएं हो, उन्होंने इनको सपोर्ट किया। 2019 में जो 2024 में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वो इनके उलट जा रहे हैं। चाहे वो हाँ, उज्जवल रेवन्ना की घटना आप लीजिए, वहां की प्रज्वल देवेना। हाँ, प्रज्वल रेवन्ना की हाँ, लीजिए, कर्नाटक की घटना, चाहे आप उड़ीसा की घटना लीजिए, जहां पे इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ भी इनके भक्त हैं। फिर ये खुद ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को सारे जिलों के नाम याद नहीं है। तो इनके जो जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरा क्या हुआ कि इनके जो सांसद है वो बोलने लगे कि 400 पार हमें संविधान पार कराएगा। तो संविधान पार क्या करा था, संविधान ने तो डुबा दिया। तो इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, ये कहीं ना कहीं, दूसरा आपने पंगा ले लिया संघ से, तो संघ ने भी अपना जो है पैर पीछे खींच लिया, तो उसकी वजह से जो है आपको नुकसान हो गया। तो ये तमाम इस तरह की घटनाएं जिनको आपकी आशंका या आशा थी नहीं कि इस तरह का हो जाएगा। आपको लगता था कि हमने मंदिर का उद्घाटन जनवरी में किया, ये बम्पर सिद्ध होगा हमारे लिए, वोट बम्पर तरीके से आएंगे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। आप जो धारा 370 का ढिंडोरा पीट रहे थे, वो भी टाइम टाइम फीस हो गया। तो इनको ये लगा कि सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, वो फायदे के बजाय नुकसान कर रही हैं। तो इसीलिए अब ये इस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब इनको कहीं कुछ नजर नहीं आ रहा और ये हताश और उदास हो चुके हैं। अब ये जो भी चीजें कर रहे हैं, या अगले 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में जो भी चीजें करेंगे, ये हताशा और निराशा में ही करेंगे। ये जो आज की चीजें आपको दिख रही हैं कि 2 दिन पहले इन्होंने कई सारे ऑर्डर करे हैं, कई सारे लोगों को इन्होंने मनोनीत किया है, सेना अध्यक्ष का सेवा विस्तार किया है। अब ऐसी क्या कौन सी इमरजेंसी थी कि आपने सेवा विस्तार किया है? जिनको अगला बनना था नेचुरल तरीके से वो बन जाते। इसके अलावा आपको इसी दौरान पार्लियामेंट की सिक्योरिटी क्यों चेंज करनी पड़ी? उसका प्रावधान बहुत दिन से चल रहा है, मुझे पता है उसमें आपका कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, लेकिन वो 6 महीने के बाद भी चेंज हो सकती थी, या 6 महीने पहले भी चेंज हो सकती थी। इसी दौरान क्यों चेंज हुई? लोगों में संशय पैदा कर रहे हैं आप। इसके अलावा आप जो नियुक्तियां दे रहे हैं, या आप उसमें सेवा विस्तार कर रहे हैं दूसरे अधिकारियों का, एकाएक नियुक्ति आप कर रहे हैं, तो कौन सी इमरजेंसी आपको है? तो ये सब शंका जाहिर करता है और आपकी साख पे बट्टा लगाने का काम करता है, जिससे मोदी जी की छवि धूमिल होती है और उसका नुकसान वोट के रूप में आपको मिल रहा है। जी। सर, 7वें चरण की तो आपने बता दी कि क्या होने जा रहा है 13 सीटों पर, लेकिन अब हम, क्योंकि 7वें चरण पे ही आखिरी चरण है, हमने पहले से लेकर छठे तक सारे चरण देख लिए हैं, 7वें चरण का भी वोटिंग हम देख ही रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का क्या आकलन करेंगे? देखिए प्रज्ञा, मैं शायद आपके चैनल पे पहले भी जिक्र किया है कि हमारे जो गुरु हैं, बहुत पुराने एक पत्रकार हैं, एक की तो पिछले साल डेथ हो गई, मेरे गुरुजी थे वो। एक बहुत पुराने पत्रकार हैं, उनका नाम अनिल माहेश्वरी है। हिंदुस्तान टाइम्स में अंग्रेजी में उन्होंने लंबे समय तक कार्य किया और वो पिछले 7-8 महीने से लगातार मुझे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 30 सीटों पे आएगी। अब 7-8 महीने पहले उनको कैसे आभास हो गया? मैं उनको कहता था नहीं नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कम तो होगी, लेकिन 50-55 से नीचे तो किसी कीमत पे नहीं होगी। और मैं उनसे हर चरण के बाद बात करता रहा, हर चरण के बाद पूछता रहा। मैंने कहा चाचा अभी कुछ ऊपर नीचे करूं, 35 करूं या 28 करूं आपके हिसाब से? बोला 30। और मैंने जब छठे चरण के चुनाव होने के बाद में उनसे बात करी, तब भी वो 30 पे ही थे। तो आप ये देखिए कि इस प्रकार के लोगों का आंकड़ा, इस प्रकार के लोगों की सोच क्या कहती है कि वो परिस्थितियों को भांप लेते हैं। दूसरी चीज आप ये देखिए कि आप जिस प्रकार से धरातल पे आप भी देख रहे हैं, आपको भी एक मोटा मोटा एहसास है कि जो लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 70 आ रही है, 65 आ रही है, 60 आ रही है, मैं मान लेता हूं 60 आ रही है, लेकिन धरातल पे तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। और कहीं ऐसा मैं हो सकता है कि पूर्व की सीटों पे आकलन बहुत अच्छे से ना कर पाता हूं, पश्चिम की, मध्य यूपी की, दिल्ली की, आसपास की सीटें तो मेरी उंगलियों पे है, मुझे वहां भी कहीं भारतीय जनता पार्टी की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं लगती है। सहारनपुर में प्रथम चरण में प्रधानमंत्री जी रैली करते हैं, प्रधानमंत्री की रैली में 15-17 हजार लोग आते हैं और अगले ही दिन वहां पे जो है ठाकुर समाज का विरोध प्रदर्शन होता है, 70 हजार लोग आते हैं। तो मैं कैसे ना आकलन करूं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है? तो धरातल पे तो कोई चीज दिखाई नहीं दे रही।
तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, और मैंने अभी 5 मिनट पहले प्रज्ञा ट्वीट किया, अगर आप खोलेंगे तो सबसे मैंने ये कहा है, ट्वीट मैंने नहीं किया, मैंने फेसबुक पे डाला, सॉरी अभी डालूंगा, बीच में आपका फोन आ गया। मेरा कहना ये है कि जो 5 बड़े स्टेट हैं, भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ा डेंट वो दे रहे हैं। आपने सबसे ज्यादा जो घमासान मचाया, सबसे ज्यादा जो कीचड़ फैलाया आपने कमल खिलाने के लिए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से आपको सबसे बड़ा डेंट लग रहा है। आपने जिस प्रकार से कर्नाटक में किया, कर्नाटक में भाजपा को बड़ा डेंट लग रहा है। राजस्थान, हरियाणा, बिहार और यूपी, इन राज्यों में आपको बड़ा डेंट लग रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा डेंट लग रहा है, क्योंकि बड़ा राज्य है, फीसदी के हिसाब से शायद ये तीसरे या दूसरे नंबर पे आ सकता है, लेकिन फीसद के हिसाब से अगर आप देखेंगे, वो आपको सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र में हो रहा है। अच्छा। तो मेरा और दूसरा, आपने जैसे कर्नाटक में देखा था कि 2 फेज में चुनाव हुआ। जो फर्स्ट फेज था वहां पे जनता दल का प्रभाव थोड़ा ज्यादा था, जो देवगौड़ा की पार्टी है, भाजपा का कम था। जो बाद में 16 सीटों पे चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा असर था, लेकिन वो प्रज्वल उज्जवल वाली जो घटना हुई, उससे बड़ा नुकसान वहां पे भारतीय जनता पार्टी को हुआ। तो इसलिए क्या, और दूसरा वहां कांग्रेस की सरकार है अभी, कांग्रेस की सरकार ने भी तो अपनी को रणनीति राजनीति की होगी ना, तो उससे भी उनको, भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ। तो सर, तो मेरा बिहार में क्या कहेंगे? बिहार भी डेंट दे रहा है? बिहार, मैंने कहा है बिहार में बड़ा डेंट मिल रहा है इनको। देखिए बिहार में जिस प्रकार से केमिस्ट्री आप देखेंगे तेजस्वी की और नीतीश कुमार की, वो हमें लगता है कि आपस में उनकी केमिस्ट्री है। और जब हमारी वहां पत्रकारों से बात होती है, तो उनका कहना ये होता है कि भाई नीतीश कुमार भी समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक हथियार के तौर पर उनका प्रयोग कर रही है और उनको नुकसान पहुंचाना चाहती है। और तेजस्वी और नीतीश की ये बात हुई है कि भाई ऐसा है कि मुझे जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में इन्होंने नुकसान दिया था, मैं उसका बदला लेते हुए जो है इनसे बात कर रहा हूं। आप अपना चुनाव लड़िए, मजबूत स्थिति में आइए, और हम और आप रहेंगे, हम तो कभी भी अदला बदली कर सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एंट्री अगर बिहार में होती है तो इनको हटाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने आपस में अपनी केमिस्ट्री बिठाई है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा नुकसान होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है वहां पे। और इससे नुकसान तो सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को भी होगा, लेकिन वो नुकसान झेलने को तैयार है। कोई और राज्य कर सकते हैं? इसमें प्रज्ञा जी, पश्चिम बंगाल में भी सीटें घटेंगी, चाहे 4 घटे चाहे 2 घटे, बढ़ने वाली तो वहां नहीं है। जहां पे इनकी सीटें बढ़ने की संभावना जताई जा सकती है, वो 1 या 2 सीटें तमिलनाडु में बढ़ सकती हैं, 1 सीट इनकी केरल में बढ़ सकती है। तो 3, 4, 5 मान लीजिए आप, 10 सीटें मान लीजिए, सब जगह आपने बढ़ा भी ली, तो आप कहां उसकी भरपाई करेंगे? जितना बड़ा डेंट आपको उत्तर प्रदेश में, बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में, हरियाणा में और वहां महाराष्ट्र में हो रहा है, तो इतना बड़ा डेंट भरने के लिए आप क्या करेंगे? तो कहीं नहीं है। जो आपको 70-80 सीटों का नुकसान हो रहा है, उसकी भरपाई नहीं भारतीय जनता पार्टी कर पा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत नीचे चली गई है। और मैं यहाँ पे जाना पड़ेगा, समय आ गया। देखिए ये तो तय है कि मोदी जी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। अगर तमाम परिस्थितियां ठीक होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो संघ और भाजपा को एक नया चेहरा आगे करना पड़ेगा, और उसके बाद वाजपेयी स्टाइल में सरकार बनेगी। एक ये सिनेरियो बन सकता है, लेकिन ये भी आपको 7वें चरण के बाद पता चलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी 200 से नीचे आ गई, तो उन परिस्थितियों में फिर भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, फिर तो विपक्ष सरकार बनाएगा। वो क्या सिनेरियो होगा, उसमें क्या चीजें होंगी, वो बात की बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर 220 से ऊपर आती है, 225 सीटें या 240 सीटें आती हैं, तो सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते राष्ट्रपति इनको आमंत्रित करेंगी, और इनको एनडीए के अपने नए सहयोगी भी लाने पड़ेंगे। नए सहयोगी में जो आज की डेट में इंडिया गठबंधन के साथ है, उसमें से लोग जा सकते हैं। एनसीपी आएगी नहीं, देखिए आज की डेट में अगर आप बात करेंगे, वाजपेयी के टाइम पे जो थे, चाहे वो ममता बनर्जी हो, ये हो, अगर उनको लगेगा कि अच्छी सरकार बन रही है, तो वो जा भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये होगा कि भाई संघ या भाजपा ये कह देगी कि हम जो है मोदी जी और अमित शाह हट गए हैं और हम शिवराज चौहान को आगे लेके आ रहे हैं, गडकरी को ला रहे हैं, सरकार बन रही है और कोई कुछ बचा नहीं है, तो इन परिस्थितियों में चाहे वो शरद पवार हो और चाहे ममता बनर्जी हो, उनको जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। वो जा चुके हैं पहले भी, शिवसेना भी जा सकती है इन परिस्थितियों में। उससे 2 गारंटी उनको मिलेंगी कि ऐसे जो एजेंसियों का दुष्प्रयोग है वो नहीं होगा,
और दूसरा क्या, उनको भी संभलने का एक मौका मिलेगा। जिस प्रकार सब भंवर में फंसे हुए हैं, उनको निकलने के लिए एक राहत का काम ये होगा। तो इसलिए वो लोग इस पे विचार कर सकते हैं, क्योंकि और कोई चारा उनके पास भी नहीं होगा इन परिस्थितियों में। तो मैं वो भी एक संभावना देख रहा हूँ। लेकिन फिर मैं कहता हूँ कि ये तभी होगा अगर 250 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी होती है और राष्ट्रपति इनको आमंत्रित करते हैं। अगर 200 से नीचे जाएगी भाजपा, मुझे नहीं लगता फिर वो सरकार बनाने की स्थिति में भी आएगी। ऐसे में विपक्ष में बैठना चाहिए। जी। तो आपका आकलन, आज फाइनल डे है, तो एग्जिट पोल आपका क्या कहता है, मुझे जल्दी से बता दीजिए, कितनी सीटें? देखिए प्रज्ञा, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि 30 से 35 सीटें, जो मैंने पहले भी आपको कहता रहा हूँ, मैं उसी पे आज भी कायम हूँ यूपी में। और देश में अगर ऑल ओवर आप बात करते हैं भाजपा की और एनडीए की, मैं वही देखता हूँ। अब तो पहले मैं 250 भी था, मैं 190 की तरफ बात करता हूँ कि 190 से, हाँ 190 से 210 के बीच में कहीं आती हुई मुझे नजर आ रही है। तब तो फिर सरकार नहीं बन रही है। हाँ, सरकार एनडीए की भी बन सकती है, क्योंकि परिस्थितियां बहुत गंभीर नजर आती हैं। देखिए, ये हमारा एक आकलन है, एक विश्लेषण है एज ए पत्रकार। लेकिन अगर इसमें कोई मशीनें खराब हो जाएं, जैसे आपके एसी में अभी आवाजें आने लगी थी, मशीनों में कोई आवाज आने लगे, कोई जादू मंत्र हो जाए, और मोदी जी जो है कहीं आदेश करा लें, क्योंकि वो तो देवतुल्य पुरुष हैं, वो कोई जादू फूंक दें उसमें और वो हो जाए, तो उसकी तो मैं कोई जिम्मेदारी या गारंटी नहीं लेता हूं। लेकिन जैसा हमारा आकलन है और जैसा विश्लेषण है, उस हिसाब से हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। अगर हम देश प्रदेश में बात लोगों से करते हैं, जो सीटों के बारे में हम जानते हैं, वहां आकलन करते हैं, तो ये एक मोटा-मोटा सिनेरियो नजर आ रहा है। बाकी चीजें क्या होंगी वो आपको पहली तारीख की 6 बजे ही पता चलेगा। जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया केपी मलिक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये चरण बहुत भारी है और ये चरण भी बीजेपी के लिए और पूरी एनडीए के लिए कोई आसान नहीं होने वाला है, यही समझ रहे थे। और केपी मलिक सर का एग्जिट पोल क्या था, उन तमाम एग्जिट पोल से पहले ये भी जान रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में, तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।